सर कितने एडवाइजर जो है वो मल्टीपल इक्विटी फंड्स में अपना मतलब फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसको बोलते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन। तो क्या ये इनफ है? देखो, तीन जो पार्ट है, तीन लेयर है, उसमें एक लेयर जो है प्रोटेक्शन है, उसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन का सवाल नहीं आता है, बिकॉज वो एक ही इंस्ट्रूमेंट है, टर्म पॉलिसी है, उसमें वो आ जाता है। सेकेंड जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी के लिए अगेन एलोकेशन करना या ऐसे मतलब स्ट्रक्चर नहीं जो है उसके लिए भी अलग कुछ एसेट एलोकेशन या डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं। बट आप अगर ग्रोथ एसेट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे और बिना स्टेबिलिटी एसेट के, तो वो डाइवर्सिफिकेशन मार्कोविट्स के थियोरी के हिसाब से, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी के हिसाब से सही नहीं है। बिकॉज आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड अगेन टू अ सर्टन एक्सटेंट, थोड़ा वो अलग रहेगा, बट टू अ सर्टन एक्सटेंट उनका जो वॉलेटिलिटी है वो सेम रहेगा, साइकिल भी सेम रहेगा। तो वो साइकिल से आपको हटने के लिए ऑफ कोर्स उसमें और आप कर सकते हैं, जैसा मल्टी एसेट आप अगर पोर्टफोलियो में डाल देते हैं तो फिर वो डाइवर्सिफाई एक्चुअली हो जाता है। बट स्टेबिलिटी एसेट उसमें होना, क्योंकि 30% डेट होना बहुत जरूरी है, 30% नॉन लिक्विड या लॉक्ड इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। ग्रोथ एसेट उसके साथ रहेगा तो बेस्ट, बहुत अच्छा रहता है। राइट। तो सही तरीके से अगर अपने को डाइवर्सिफिकेशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली अपने रिस्क को कम करने के लिए हम करते हैं, तो वो अलग अलग एसेट क्लास में हमको करना चाहिए। एक ही एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। राइट। तो आप इक्विटी का जो फंड है, इक्विटी का जो आपका पोर्टफोलियो है, उसमें आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो एक चीज आप क्या करेंगे, आइदर आप डेट म्यूचुअल फंड में डालेंगे, ओके, डेट म्यूचुअल फंड में डालेंगे, या आप इक्विटी वाले में ही थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे। आप जब इक्विटी वाले एसेट क्लास में ही डाइवर्सिफाई जब करते हैं तो आपका वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कम होता है, बट वॉलेटिलिटी रहता है। सेकंड, आपका साइकिल सेम रहता है, बिकॉज वो सेम एसेट क्लास है, इसके लिए आपका साइकिल सेम रहता है। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में उसमें डाला एसेट डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो अगेन रिस्क मुझे लगता है उसका बढ़ जाता है, बिकॉज एसेट अभी जो हमारा एक्सपीरियंस है, IL&FS का जो प्रॉब्लम हुआ, वोडाफोन का जो प्रॉब्लम हुआ, 81 बॉन्ड जो येस बैंक ने जो बेचा, और आप DHFL का, तो मतलब ये अलग अलग जगह पे लिक्विड फंड जैसा फंड, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड जो है वो 30% हेयर कट हो गया उसमें। तो एक लिक्विड फंड इतना सेफ रहता है और इतना सेफ बताया जाता है, उसमें अगर 30% अगर आपका हेयर कट होता है तो आप सोचो। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये आपको मतलब मैं इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपके ऊपर इंप्रेस करना चाहता हूं कि आपका डेट म्यूचुअल फंड में बिल्कुल आप बिलीव मत कीजिए। उससे अच्छा आप LIC का जो एंडाउमेंट पॉलिसी है, वो पॉलिसी को डेट में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो दो चीज होता है, वहां कोई एसेट क्लास का रिस्क नहीं है, डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये डेट म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम क्यों होता है, उसमें डिफॉल्ट रिस्क आता है, कोई फ्रॉड किया, कुछ किया, डिफॉल्ट रिस्क आता है, ओके। तो उसमें फिर हेयर कट हो जाता है, आपका पूरा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो जाता है। तो आपका एक तो ये होता है उसमें कि आपका डिफॉल्ट रिस्क जो है, जिधर आपने इन्वेस्ट किया वो डिफॉल्ट रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है। सेकंड, आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। तो इसके लिए ये अलग अलग एसेट क्लास में आपको बाइफर्केशन और एसेट एलोकेशन करना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन किसको बोलेंगे आप? देखो, डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली बाद में आता है। मुझे क्या लगता है कि ये तीन लेयर जो है, जो इक्विटी, स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन का लेयर है, उसके साथ साथ जो टू गैप जो थियोरी है,
प्रेजेंट गैप एंड फ्यूचर गैप। प्रेजेंट गैप एंड फ्यूचर गैप, मुझे लगता है शुरुआत पॉइंट है प्रेजेंट गैप फ्यूचर गैप, क्योंकि जब तक आप वो गैप नहीं निकालोगे आप ढांचा नहीं बना सकोगे। और वो ढांचा बनाने के लिए आपको ये चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आपका टारगेट क्या है, एक्चुअल आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा ये दोनों गैप को कंप्लीट करने के लिए। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया तो उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट को आप स्ट्रक्चर कैसा करेंगे, तो आपका फिर क्या करना पड़ेगा, वो आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें इक्विटी, स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन तीनों को आप इंक्लूड करके फिर आप एक पर्टिकुलर ये बनाएंगे। देखो, डाइवर्सिफिकेशन हो या इन्वेस्टमेंट हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? रिस्क कम करना। नहीं, हमारा पर्पस रिस्क कम करना नहीं, सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा गोल अचीव होना चाहिए। राइट, सबसे पहला हमारा गोल अचीव होना चाहिए। अच्छा, ये गोल अचीव होना तो हमको रिस्क कम करना पड़ेगा। अच्छा, रिस्क कम करने के लिए एसेट का एलोकेशन करना पड़ेगा, मतलब हमको स्टेबिलिटी फैक्टर को बीच में लाना ही पड़ेगा। स्टेबिलिटी, इंश्योरेंस, एंडाउमेंट पॉलिसी आपको 25-30% कस्टमर का जो टारगेट इन्वेस्टमेंट में 30% आपको इंश्योरेंस का एंडाउमेंट प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा। और क्लाइंट को मार्कोविट्स का जो थियोरी है वो समझाना पड़ेगा, जिससे कि उसको पता चलेगा कि स्टेबिलिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट। जैसे एक बोट में हल होती है, मतलब मेरे को ये समझाने की जरूरत नहीं, मैं कस्टमर को समझाने के लिए खाली एक ड्राइंग बनाऊंगा, एक सेल, हल और लाइफ जैकेट बनाऊंगा तो इजीली अपने को पता चलता है। तो वो मैं चाहता हूं कि लोग उसको बताए। तो हाई रिटर्न जो है ना, ये फ्रेमवर्क को, ये मतलब ये फ्रेमवर्क को डाइल्यूट नहीं करता है, वो एक्चुअली उसको एनहांस करता है। बट बेसिकली आपका रिस्क और पर्पस जो है, आपका रिस्क कम करना है और आपका पर्पस फुलफिल करना है और आपके डिसिप्लिन में रहना है, तो इसके लिए ये 3 लेयर और 2 गैप थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। किसी एक ही लेयर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से जो हम ये पूरी थियरी का जो क्या बोलते हैं ढांचा, जो जिस पिलर के ऊपर है वो एक ही की तरफ झुक जाएगा तो पूरा ध्वस्त हो जाएगा ना पूरा स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? मतलब हाँ, मतलब बेसिकली क्या है ना, कोई एक लेयर के ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करते हो ना तो ऑफ कोर्स उसका मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका जो वो उसको इंग्लिश में फ्रेजाइल बोलते हैं, मतलब टूटने का चांस जो रहता है ना ज्यादा रहता है। राइट, हाँ। जैसा ग्लास है वो गिरेगा और प्लास्टिक गिरेगा तो उसमें टूटने का चांसेस ज्यादा ग्लास का है। राइट, तो वैसे ही अगर आप खाली एक स्ट्रक्चर या एक ही लेयर में अगर फोकस करेंगे या 2 लेयर में फोकस करेंगे तो उसका वो टूटने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, टूटने का संभावना बढ़ जाता है मतलब क्या, कि उसका गोल अचीव होने का संभावना कम हो जाता है। राइट, उसका गोल का टूटना या उसका सपने का टूटना उसका चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो क्यों हम लोग ऐसा करना चाहते हैं कि किसी का सपने को तोड़ने का मतलब जल्दी टूट सकता है, ऐसा हम क्यों बनाना चाहते हैं? हमको स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए कि कोई हाल में वो कोई भी पिलर उसका टूटे नहीं और उसका जो सपना है वो बरकरार पूरा रहे, पूरा हो। ठीक है। सो मतलब आपका जो कहना है कि ये एडवाइजर्स जो है या अपने फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, उनकी जो मानसिकता है वो अपनी मानसिकता को उनको बदलना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा इक्विटी और म्यूचुअल फंड के बाहर। तो बेसिकली क्या है ना, 1992 में अमेरिका में ऐसा ही हुआ था। एक फुटबॉल कोच ने एक इंश्योरेंस कंपनी शुरू किया और उसने वहां स्लोगन दिया, बाय टर्म एंड इन्वेस्ट द रेस्ट। उस कोच का नाम था बॉब विलियम्स। और वो इतना मतलब उसका इतना फ्रेंजी हो गया कि लोग ने धड़ाधड़ लोग सोचने लगे, हाँ यार इंश्योरेंस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए देना नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो म्यूचुअल फंड को देना चाहिए। ऐसा करके उसका कंपनी इतना बड़ा हो गया कि उसके 5 डायरेक्टर के पास, सबके पास इंडिविजुअल मतलब फ्लाइट था, इंडिविजुअल प्लेन एयरक्राफ्ट था इंडिविजुअल। बट क्या हो गया, 20 साल बाद ऐसा पता चला कि बेसिकली क्योंकि उसमें ये फ्रेजिलिटी जो है लोगों का सपना टूटने का जो चांस है वो बहुत हाई रहता है, तो उसमें काफी हाई लैप्सेशन पाया गया
ओके, बिकॉज अगर कुछ कारण से कस्टमर अगर समझो जैसा टर्म पॉलिसी है, अगर आप पैसा एक बार भरना भूल गए तो फिर गया, फिर वापस आपका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए क्या है कि उसमें यह देखा गया कि लोगों का गोल जो है वो अचीव होने नहीं लगे, लोगों का जो डिजायर है वो कंप्लीट नहीं हुए, और इस वजह से एक इंसान जिसको हाईएस्ट रिस्पेक्ट मिलता था उसको 25-30 साल बाद हाईएस्ट फ्रॉडस्टर करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और उसकी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट में चली गई। ओके। तो वो क्यों हो गई? बिकॉज क्या है ना, ये दिखने के लिए डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी है ना, दिखने के लिए ऐसा लगता है कि आपको रिटर्न कम हो रहा है, बट एक्चुअली आप रिमेम्बर करो कि आपका रिटर्न ज्यादा होता है। देखो क्या है, जैसा कार में स्टेपनी है, क्यों स्टेपनी से क्या होता है, हमको साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिलती है। ओके, तो मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं बिंदास आराम से मतलब सोच सकता हूँ, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, मैं एकदम संकोच के साथ बिना कोई मतलब संकोच से मैं बैठ सकता हूँ शांति के साथ। उसी प्रकार से जब स्टेबिलिटी रहता है ना तो साइकोलॉजिकली आदमी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, साइकोलॉजिकली आदमी ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है। इसके लिए उसको एंडाउमेंट पॉलिसी देना बहुत जरूरी है, और म्यूचुअल फंड जरूरी है ही है, राइट। वो कोई उसमें दो सवाल नहीं है, बट टर्म पॉलिसी भी देना चाहिए। बट टर्म पॉलिसी कितना देना चाहिए? जो स्टेबिलिटी वाला आपने एंडाउमेंट पॉलिसी देने के बाद जितना उसका गैप फिर भी बचता है उसको टर्म देना चाहिए। ओके। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो स्ट्रक्चर है, तो ये सिर्फ मुखौटा नहीं है, रियल में वो स्ट्रक्चर में दम है कि वो क्या बोलते हैं उसको, एसेट एलोकेशन, 3 लेयर और 2 गैप सब कुछ फुलफिल करता है। तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये मुखौटा नहीं है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज बाय राइट। तो वो आप अभी लास्ट कुछ फाइनल थॉट्स देना चाहिए। नहीं, बेसिकली क्या है डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस। स्ट्रक्चर मतलब क्या है, देखो आशीष, जब भी हम लोग बिल्डिंग मानते हैं ना तो कॉलम और बीम जो है वो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर फिर दीवाल आपका सब बाकी कुछ आ जाता है, राइट। तो हम लोग जो ये स्टेबिलिटी फैक्टर जो है ना, जैसे बिल्डिंग को बीम और कॉलम होता है जो स्टेबिलिटी देता है, उसी प्रकार से ये जो इंश्योरेंस का एंडाउमेंट जो प्लान है, ये कस्टमर के फाइनेंशियल प्लानिंग में बीम और कॉलम जैसा है जो उसको ये देता, मतलब जैसा आपने बोला ना मुखौटा, वो कोई कॉस्मेटिक नहीं है। कॉस्मेटिक बोले तो जैसा मेकअप लगाते हैं, कुछ पानी वानी लग गया तो मेकअप निकल जाता है, वैसा नहीं है, ये स्ट्रक्चरल है। मतलब जितना बीम और कॉलम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये जो स्टेबिलिटी वाला जो प्रोडक्ट है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर, ये जो एसेट एलोकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, अलग अलग एसेट क्लास में डालना। तो ये अलग अलग एसेट क्लास में डालने से और एक स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट मतलब स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट देने से आपका ढांचा जो है बहुत स्ट्रांग होगा, राइट, पिलर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।